Hello students, in my last class I taught you propensity to save. Now let's move towards equation of consumption function and saving function. Let's move towards equation of consumption function. It's very simple and will be useful in numericals also. Okay. Now equation of consumption function. What is consumption function? Here consumption function is C. C is equals to C bar plus 1 minus, sorry, just a minute. C is equals to C bar plus by. C is equals to C bar plus by. C bar denotes for, or C bar stands for autonomous consumption. Okay. B stands for MPC, means marginal propensity to consume, and Y stands for income. पता ही आपको हम y को इनकम बोलते हैं. सो c means consumption function. Equation of consumption function is c bar plus by. c bar means autonomous consumption, b mpc consumption है तो mpc और y income. अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि what is the equation of saving function, then saving function's equation is S. Here it is consumption function C, S saving function. Here C bar saving में हमने पढ़ा था consumption माइनस में होता है, माइनस C bar. यहाँ पर B है क्योंकि MPC है, अब हमें S है तो MPS लेना है तो 1 माइनस बी वाई. कैसे आप सुन लीजिए, सेम वही ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम है, बस ये नेगेटिव में है. B MPC था तो 1 माइनस बी हमारा क्या रहेगा, MPS. क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने फॉर्मूला बताया था कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1. तो अगर कुछ MPC है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS. ठीक है. तो अगर हमने यहाँ MPC लिया है तो हमें यहाँ MPS लेना पड़ेगा और MPS के लिए हमें 1 माइनस बी करना पड़ेगा. इज इज क्लियर? सो C is equals to C bar plus by and S is equals to minus C bar plus 1 minus by. Here we have two equations. One is consumption function equation and another one is saving function equation. Now let's move towards this derivation. This derivation is very 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 important. इसको बिल्कुल important mark कर लेना, ये every time आती है एग्जाम में, every time, very important. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. उन्होंने बोला कंजम्पशन कर्व में से सेविंग कर्व डिराइव करना है. तो जो डिराइव करना होता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व डिराइव करना है वो नीचे बनेगा डेफिनेटली. किस में से डिराइव करना है, कंजम्पशन कर्व से, तो वो ऊपर बनेगा. ये वाली बात याद रखिएगा. जिसमें से डिराइव करना है डेफिनेटली वो ऊपर आएगा और जिसको डिराइव करना है वो नीचे आएगा. डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में रिवर्स होकर भी आ सकता है. जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें सेविंग कर्व डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व में से, तो हमने कंजम्पशन में से सेविंग कर्व डिराइव कर दिया. एग्जाम में ये भी आ सकता है कि डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व. उस केस में क्या होगा, सेविंग ऊपर आ जाएगा, सेविंग में से कंजम्पशन करना है तो ये वाला ग्राफ ऊपर और ये वाला ग्राफ नीचे. सबसे पहले यहाँ हमें कुछ सिंपल चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन कर्व आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. हेयर इनकम, हेयर कंजम्पशन इन क्रोर्स. इनकम हमने पढ़ा था 45 डिग्रीज का बनता है ऑलवेज, और कंजम्पशन जो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है अपवर्ड स्लोपिंग होती है. याद है ना, सी बार पढ़ा था हमने. ये वाली डिस सेविंग, ये सेविंग याद आ रहा होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है. ये ब्रेक इवन पॉइंट है वेयर सी इज इक्वल्स टू वाई. दिख रहा है हमें, अगर सी इज इक्वल्स टू वाई है तो डेफिनेटली एपीसी 1 होगा. क्यों, मैंने आपको बताया था एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई. अगर दोनों चीज़ें इक्वल है, सपोज 10-10 मान लो, तो आंसर क्या आएगा 1. तो एपीसी हो गया 1. अगर एपीसी 1 है यानी कि सी इज इक्वल्स टू वाई, पूरी की पूरी इनकम आपने कंज्यूम कर ली, तो डेफिनेटली सेविंग क्या होगी हमारी, 0. देखिए दोनों चीज़ों को इंटरलिंक करना है. नीचे सेविंग कर्व बन रहा है, वही इनकम, यहाँ ऊपर कंजम्पशन है क्योंकि कंजम्पशन कर्व है, ये सेविंग कर्व है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा वाई एक्सिस पे सेविंग. पॉइंट ऑफ ऑरिजिन सेविंग, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव में जाती है, पढ़ा था ना हमने, नेगेटिव से स्टार्ट होती हुई ये ब्रेक इवन पॉइंट और फिर पॉजिटिव जाएगी, और ये वाला पॉइंट ये क्या कहलाएगा, माइनस सी बार. यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में आएगा और यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा पॉजिटिव में आता है. पढ़ा था ना हमने, कुछ नया नहीं है, ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. आप देखिए, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ पिछली बार वाले ग्राफ जो हमने पढ़े थे. देखिए ये रहा सेविंग, यही डिट्टो यही ग्राफ हमने वहाँ बनाया है. और कंजम्पशन के लिए आई विल शो यू
डिट्टो यही ग्राफ हमने वहाँ बनाया है, कंजम्पशन उसके नीचे सेविंग। अभी हमने पढ़ा था इंडिविजुअल ग्राफ दोनों, कंजम्पशन अलग सेविंग अलग अलग। और अब हमने क्या सीखा है कि कंजम्पशन में से हमें सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करना है, हम वो सीख रहे हैं। हमने पढ़ा कि APC इज इक्वल्स टू 1 डेफिनेटली, तो वो वाला जहाँ APC 1 है यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है, यानी कि सेविंग क्या रही होगी आपकी 0, तो ये हमने दिखा दी, ये रहा सेविंग 0, यानी कि APS भी 0। अगर सेविंग 0 है तो APS का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, APS का फॉर्मूला S अपॉन वाई। अगर S 0 है तो नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0। अगर नीचे 0 होती तो इन्फिनिटी आता है, ऊपर 0 है तो 0 आएगा। ये वही वाले ग्राफ है हमारे जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। ये CC, ये OY, ये O है, ये S है, और ये हमने SS सेविंग कर्व। अब देखिए आपको किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन के मार्क्स हैं, एग्जाम में आता तो आधे मार्क्स आपने यहाँ ले लिए, आधे मार्क्स एक्सप्लेनेशन के हैं। क्या है वो देखिए, एट as seen in the diagram, CC is the consumption curve and 45 degrees O line और OY curve represents the income curve। पता ही है हमें, CC consumption curve and OY income curve। अब हम बताते हैं, at zero level of income autonomous consumption is equal to OC। at zero level of income हमारी इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन पॉजिटिव है, OC इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज C बार, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, यानी कि सेविंग जो हुई है हमारी 0 लेवल ऑफ इनकम में वो OS नेगेटिव में हुई होगी। हमारी इनकम 0 है, हमने तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करा है, इसका मतलब हमारी सेविंग कहाँ चली गई, नेगेटिव में चली गई, -C बार। आई बात समझ में, OS। एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट S ऑन द नेगेटिव एक्सिस। बताया था मैंने आपको, सेविंग कर्व हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव एक्सिस से। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब आगे आते हैं, कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट्स ये OY पॉइंट, OY कर्व एट पॉइंट E, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, और दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट E वेयर income is equals to consumption, so APC is equals to 1 and at the same point saving is equals to 0, यानी कि APS is equals to 0। it means जो सेविंग कर्व है विल इंटरसेक्ट x एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट करा एंड एट पॉइंट R, हमने अब R पे इंटरसेक्ट करा, उसके बाद हमने इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया तो शो द ग्राफ। कैसे शो करा, क्योंकि ये वाला वो पॉइंट है जहाँ डिसेविंग है डेफिनेटली, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर सेविंग 0 हो रही है, और यहाँ पॉइंट है जहाँ हमारी सेविंग पॉजिटिव हुई है। आई बात समझ में, सब कुछ वही जो हम पहले कर चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू। बस हमें कोरिलेशन बताना है कि अगर ये C बार है क्यों है, क्योंकि हमारी इनकम 0 थी तब भी हमने कंज्यूम किया, लेकिन सेम लेवल पे अगर हम सेविंग के बारे में बात करें तो सेविंग हमारी नेगेटिव चली जाएगी। यहाँ हमने सेम बताया, अगर हमारा APC 1 है डेफिनेटली APS 0 होगी, हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है तो सेविंग हमारी क्या होगी, 0 होगी। और सेविंग का जो है वो हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, R पे इंटरसेक्ट करेगा जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ के लिए है, फिर हम उसे फर्दर एक्सटेंड कर देंगे टू शो सेविंग्स, क्योंकि ये वाली पॉइंट पे हमारा इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग इज इक्वल्स टू 0 है। सेविंग यहाँ पर हमारी 0 है, कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है, यानी कि इसके बाद हमारी सेविंग्स पॉजिटिव होंगी, ओके। सो लेकिन अब एक बात सुनिए, अगर इसका रिवर्स करना होगा कि सेविंग ऊपर कंजम्पशन नीचे, ये भी तो आ सकता है, मैंने बताया, तो सब कुछ सेम रहेगा। बट जैसे हमने यहाँ लिखा एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू OC, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन इज एट OS दैट इज -C बार। फिर हम जैसे अभी हमने पहले इसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करा है, फिर हम इसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। कोई डाउट हो तो डू आस्क मी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ये तो आपने पढ़ते हुए आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट इसमें भी पढ़ा है आपने, फिर अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। What is investment? It refers to expenditure incurred on creation of new capital assets। सबको पता है, कोई भी कैपिटल एसेट हमें एक्वायर करनी है, हायर करनी है, फॉर दैट वट एवर वी आर इन्वेस्टिंग, वट एवर वी आर स्पेंडिंग, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो वॉट इज इन्वेस्टमेंट? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल असेट्स। अब आती है बात 2 कि इन्वेस्टमेंट आर ऑफ 2 काइंड्स, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस। अगर हम इंड्यूस्ड की बात करें, इंड्यूस्ड हमेशा प्राइवेट सेक्टर करता है और ऑटोनोमस हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर करता है। ऐसा क्यों? इधर देखिए बेटा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी इनकम है। एक सिंपल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये देखिए, ये हमारी इनकम है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इनकम कम होती है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ये ऐसा ग्राफ रहेगा इसका। तो ये हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए है बेसिकली। किसके लिए? हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, राइट।
लेकिन अगर हम ऑटोनोमस पे आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है, उसके किस टाइप का होता है, यहाँ बता देती हूँ मैं छोटा सा। अच्छा, नीचे हमारी इनकम है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये रहेगी कांस्टेंट, यानी कि आपकी इनकम चाहे इतनी हो रही है, चाहे कम हो रही है, चाहे बढ़ रही है, जो भी हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? ये गवर्नमेंट का होता है, जैसे गवर्नमेंट नए नए हमारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है तो इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है, बजट में डिस्क्लोज हो जाता है, भाई आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना, आप चाहे उसके बाद आपकी इनकम कम हो रही हो, आपकी गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही हो, नो वरीज, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। इज दिस क्लियर? ये प्राइवेट सेक्टर याद रखना, ये पब्लिक सेक्टर याद रखना, ये वो है जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग का इनकम से लिंक्ड है, इनकम बढ़ती है तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे कि हाँ ये तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, हम और इन्वेस्ट करने लगते हैं, बिजनेस में लॉस होने लगता है फिर हम कम कम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वाली सिचुएशन हो गई, ये हमारी गवर्नमेंट की हो गई। अब हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है। नाउ जस्ट लुक हेयर, इंड्यूस्ड ऑटोनोमस मोटिव, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा एम है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। और यहाँ पर क्या है, सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, यहाँ पर हमारा जो पब्लिक गवर्नमेंट करती है वो किसके लिए करती है, फॉर सोशल वेलफेयर नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसे पार्क्स इस्टेब्लिश करना, हाईवे है, क्या है इसका एम, सोशल वेलफेयर ना कि प्रॉफिट। इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पर हमारी इनकम, ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है दैट इज इनकम इलास्टिक, यानी कि इनकम के ऊपर डिपेंड है, इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इनकम के ऊपर डिपेंड है, जैसे जैसे इनकम में इलास्टिसिटी आएगी, इनकम में चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हमारे इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस आएंगे। इंक्रीज इन इनकम लेवल रेजेज इट्स लेवल, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। बट यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी कुछ भी नहीं है, यानी कि चाहे हमारी इट इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम, हमारी इनकम में चेंज आए ना या कुछ भी है, उससे इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर्व आप बता दोगे, यहाँ पर हमारा कर्व कैसा अपवर्ड स्लोपिंग है और यहाँ पर हमारा कर्व कैसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सेक्टर, अभी मैंने आपको बताया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, और ऑटोनोमस गवर्नमेंट सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत सिंपल है, बस एक बात याद रखना, जब भी आप इन दोनों को करते हो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जब लिखोगे करोगे, दिमाग में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, ऑटोनोमस है तो गवर्नमेंट, तो आप अपने आप सारा कर लोगे। और बेसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस आपको ज़रूर आनी चाहिए, बेसिस के बिहाफ पर ही आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स वेरी सिंपल, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली देयर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिपेंड करता है जिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट। एक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारा रिटर्न, हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया तो डेफिनेटली हम रिटर्न भी तो देखते हैं, कितना हमने 2 लाख इन्वेस्ट करा बिजनेस में तो हमें रिटर्न कितना मिला। तब सुन लीजिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पहला है हमारा सप्लाई प्राइस। व्हाट इज सप्लाई प्राइस, पहले मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपने पुरानी मशीन थी जो कि ख़राब हो गई, आपको रिप्लेस करनी है, उस पुरानी मशीन को रिप्लेस करने में जब आपने नई मशीन लाया आपके 10,000 रुपये खर्च हुए, तो वो जो 10,000 रुपये रिप्लेसमेंट प्राइस है दैट इज़ अ सप्लाई प्राइस। क्या है वो, सप्लाई प्राइस। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू असेट ऑफ दैट काइंड, यानी कि पुरानी टाइप की ही नई असेट हमने जब लेते हैं उसको हम बोलते हैं सप्लाई प्राइस। और जिस पर हमने उसको रिप्लेस किया, जितना पैसा लगाया हमारे उसकी रिप्लेसमेंट में उस असेट की, काइंड वही है, यानी कि सपोज शुगर मिल है, शुगर मिल में जो भी मशीन यूज़ हो रही है शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, सेम वही मशीन हमने ली है, बट क्योंकि वो पुरानी ख़राब हो गई थी हमने नई रिप्लेस करी, उसमें जो भी हमारा पैसा लगाया है वो उस असेट के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, दैट इज़ द सप्लाई प्राइस। इफ़ अ मशीन ऑफ ₹10,000 रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन, then 10,000 is the supply price. Okay, next is prospective yield. prospective yield का भी पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपने फैक्ट्री है आपकी, आपने जितना भी पैसा अर्न किया, सपोज 10,000 रुपये, क्या 10 के 10,000 रुपये आपका प्रॉफिट है? नहीं, उसमें वो भी तो माइनस करोगे कि जो जो आपके खर्चे हुए हैं उसमें माइनस करोगे ना। 10,000 रुपये है, सपोज 2,000 आपके 10,000 में से 2,000 आपके रिपेयर में खर्च हो गया मशीन की या किसी भी चीज़ की, तो 8,000 आपका प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहाँ पर it refers to net return expected from the capital asset over its lifetime. उस मशीन का, जैसे हमने यहाँ मशीन की बात करी, उस मशीन ने हमें जितना अपनी लाइफ टाइम में कमा के दिया उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। लेकिन
क्या उस सपोज जैसे ये वाली मशीन है 10,000 रुपये लिए, उस 10,000 रुपये में हमने 2,000 रुपये कमा लिए उस मशीन से उसके लाइफ टाइम में, लेकिन क्या वो 2,000 रुपये हमारी इनकम है, प्रॉफिट है? नहीं, उसमें कुछ रिपेयर, कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर कुछ तो हुआ होगा उसके अंदर। सपोज 200 रुपये खर्च हो गए, तो 2,000 में से 200 गए 1,800, यस आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है 1,800। आई बात समझ में? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इफ़ द गिवन मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ₹1,200, कितना एक्सपेक्टेड था कि 1,200 रुपये अर्न करके देगी वो हमें लाइफ टाइम में अपनी, एंड रनिंग एक्सपेंसेस विल बी 200, रनिंग एक्सपेंसेस कितने उसके 200 खर्चा, तो कितना हो गया प्रोस्पेक्टिव यील्ड 1,000, 1,200 में से 200 माइनस कर दिया। अब आप कहोगे कि ये क्या था, हमने जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ा उसके दो पार्ट्स थे, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड। देखो पहले देखो आप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दो हैं, there are two determinants of investment, two factors affecting investment, marginal efficiency of investment, rate of interest. Abhi marginal efficiency of investment again has two parts, one is supply price, another one is prospective yield. These are the two factors which determine marginal efficiency of investment. supply price समझ में आ गया, replacement cost, and prospective yield यानी कि जितना हमने नेट अर्न करा है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। अब MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, prospective yield upon supply price into 100, prospective yield upon supply price into 100, तो परसेंटेज में आ गया कि 10% हमारा सपोज MEI आ गया। अब आता है नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी फैक्ट्री है, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप लोन लोगे लोन, ओके। अब लोन आपको किस रेट पे मिल रहा है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज लोन मिला आपको 8% रेट पे, कितने परसेंट में मिला, फॉर एग्जाम्पल 8% पे आपको लोन मिला, और 10% हमारी MEI है, समझ में आया? तो यानी कि बेनिफिशियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए किससे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तभी तो प्रॉफिटेबल है। जितना हमारा अर्निंग है उससे कम होना चाहिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अर्निंग हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से 10%, हम पे कितना कर रहे हैं 8%, तो कम से कम 2% का हमें प्रॉफिट हो गया। अब उल्टा मान लो 10% तो हमारा MEI है और 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब क्या हम प्रॉफिट पे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गया ज़्यादा और MEI क्या हो गई कम, तो क्या प्रॉफिटेबल है? नहीं। क्या हम प्रॉफिट में रन करेंगे बिजनेस को? क्या हम लोन लेंगे? नहीं लेंगे। फिर हम लोन कब लेंगे, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट MEI से कम होगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट। पहला MEI कितना रिटर्न मिलने वाला है, जिसके ऑलरेडी 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, और नेक्स्ट इज ROI। और फेवरेबल कब होगा हमारा, हम इन्वेस्टमेंट कब करेंगे ज़्यादा, जब हमारा ROI कम होगा और MEI ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सिंपल है, बस मैं इसको आप एक एक दो लाइन में समझाऊंगी, इसमें बहुत कुछ नहीं है। एक्स एंटे एक्स पोस्ट, एक होता है एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, जो हम सोचते हैं, प्लान्ड, और एक्स पोस्ट होता है एक्चुअल, जो वाकई में हुआ है। जैसे मैंने सोचा यार मैं अपने बिजनेस में कम से कम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगी, सोचा मैंने, एक्स एंटे प्लान्ड। या मैंने सोचा कि इस बिजनेस में से मैं 50% पैसा सेव करूँगी ताकि फ्यूचर में मेरे काम आए, प्लान्ड। बट एक्सपोज, सपोज करो मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, या मेरे इस बार स्ट्राइक हो गई, या बहुत ज़्यादा मेरा रनिंग एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो मैं अब मैंने सोचा था 50% सेव करूँगी, सेव कर पाई मैं 30%, तो 50% जो मैंने सोचा था दैट इज़ एक्स एंटे सेविंग, 30% जितना मैंने सेव किया है एक्सपोस्ट सेविंग, यानी कि एक्चुअल। ऐसी इन्वेस्टमेंट मैंने सोचा था कि मैं 1,00,000 इन्वेस्ट करूँगी अपने बिजनेस में, बट किसी वजह से या तो मेरे पास कई बार ज़्यादा पैसा आ गया, ये भी सकता है, मुझे कहीं से ज़्यादा पैसा मिल गया तो मैंने 1,10,000 इन्वेस्ट कर दिया, और कम मिला है सपोज तो मैंने 80,000 इन्वेस्ट करा है। जो भी रहा एक्चुअल, ये कम ज़्यादा कैसा भी हो सकता है, ये 30 है तो ये 60 भी हो सकता है सेविंग्स, दैट डिपेंड्स। तो एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड, एक्सपोस्ट मीन्स एक्चुअल। Ex ante savings refers to the amount of saving which household or saver plans to save at different levels of income in the economy. इसको मैं आपको दो लाइनें इसका मैं भेज दूंगी आपको। नेक्स्ट है बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी है। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है बेटा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच all those people who are willing and able to work at the existing wage rate
मतलब वो काम विलिंग भी और एबल भी है। एग्जिस्टिंग वेज गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, बिना प्रॉब्लम के उनको काम मिल गया। दोबारा सुन लीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क, विलिंग भी हैं और एबल भी हैं काम करने के ऑन द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जितना वेज रेट मार्केट में चल रहा है, और उनको बिना किसी प्रॉब्लम के जॉब मिल भी गई है। लेकिन ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर भी 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। याद रखना, मैं यहाँ बता देती हूँ। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहोगे मैम फुल एम्प्लॉयमेंट में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होता है बहुत सिंपल सा है, बताती हूँ मैं भी आपको। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ध्यान से समझना, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। व्हाट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? सपोज करो मैं आपके स्कूल में जॉब कर रही हूँ, मैंने 10 तारीख को जॉब छोड़ी है, और नेक्स्ट जॉब मेरी नई जॉब भी लग गई है, वो मैंने ज्वाइन करी है 20 तारीख को। तो इन दोनों के बीच में जितने भी दिनों का गैप है, 10 को मैंने छोड़ दी, 10 से मैंने जॉब छोड़ दी है बिल्कुल, मैंने 20 को ज्वाइन करी, 10 दिनों का गैप आ गया बीच में, 10 को मैं नहीं गई स्कूल, छोड़ दिया मैंने, तो 10 दिनों का गैप आया। द 10 डेज जो कि मेरी मर्जी से है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रिक्शनल, यानी कि आपने नई पुरानी जॉब कब छोड़ोगे? जब आपकी नई जॉब लगेगी, लेकिन आपने बीच में रिलैक्स के लिए, किसी भी रीज़न के लिए आपने बीच में गैप ले लिया कि चल 1 वीक के बाद ज्वाइन करेंगे, तो 1 वीक 5 डेज जितना भी आपने गैप लिया, दैट इज़ द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उस टाइम आप एम्प्लॉयड तो हो एक तरह से, लेकिन आपने थोड़ा टाइम का रिलैक्सेशन लिया है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके और देयर आर फ्यू रीजंस ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ हमारी मर्जी से होते हैं ना ये। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स, नेशनलाइजेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट, कुछ प्रॉब्लम आ गई प्लांट में, न्यू मशीन्स आ रही आने वाली हैं या आ गई हैं, या उसका डेमो चल रहा है जिसकी वजह से, या इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल होता है मिसमैच, जैसे कि मैं हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ओके सही है चलो, बट आई एम एन इको टीचर, लेकिन वैकेंसी है इंग्लिश टीचर की, तो क्या हो गया? मतलब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कैंडिडेट भी है और वैकेंसी भी है, जॉब भी है, बट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पीपल एंड द डिमांड ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, जो डिमांड है उसमें और अनएम्प्लॉयड पर्सन में, दोनों में क्या है? मिसमैच हो रहा है, जिस वजह से क्या है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? फुल एम्प्लॉयमेंट अगेन ऑफ 2 टाइप्स, फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल कौन सा वाला बताया मैंने? जो कि बीच में गैप की वजह से होता है, आपने जॉब छोड़ी और दूसरी पकड़ी, दोनों के बीच में गैप। स्ट्रक्चरल क्या है? मिसमैच, कि इंजीनियर है कोई, वो जॉब मैकेनिकल इंजीनियर है और वैकेंसी है, उसने अप्लाई किया, लेकिन वहाँ देखा वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो मिसमैच हो गया ना। इंजीनियर है बट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में फ़र्क आ गया, तो वो मिसमैच स्ट्रक्चरल। आई बात समझ में? नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने वॉलंटरी पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा सॉरी, अब इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू जहाँ पर इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग, वो काम विल भी और एबल भी है काम करने के लिए, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, पर उनको काम नहीं मिल रहा है। उसका बिल्कुल रिवर्स, फुल एम्प्लॉयमेंट का रिवर्स मीन्स पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू अ जॉब ऑन गोइंग वेजेस बट आर अनएबल टू गेट एनी जॉब। इज दिस क्लियर? और एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कुछ लोग हैं, वो क्या है, वो काम करने के लिए विलिंग नहीं है, दे आर एबल टू वर्क बट दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर नॉट, उनकी विलिंग नहीं होती है, विल नहीं होती है, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, मैं नोट्स अभी सेंड करती हूँ और विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।